गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ हेमराज चौहान और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम रूबरू हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ऐसी शख्सियत जो युवाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सिर्फ युवा और आधी आबादी ही नहीं, हमारे प्रदेश का नाम देश में रोशन किया और देश का नाम विदेशों तक ले जाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बात कर रहा हूं प्रज्वल बस्टा की। प्रज्वल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज जी। प्रज्वल जी का जब हम नाम लेते हैं दर्शकों, तो हमारे साथ सबसे पहले जो जहन में बात आती है, सबसे पहले वो ये आती है कि एक बहुत कम उम्र में हमारी पंचायती राज व्यवस्था में जो बीच का जो हमारा स्तर है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ना और उसके बाद सीधा सबसे कम उम्र का पूरे देश में रिकॉर्ड बनाना और चेयरपर्सन हो जाना, ये अपने आप में सभी के लिए एक उदाहरण है। और उदाहरण हमेशा जीवंत करने के लिए और उदाहरण पेश करने के लिए बहुत लगन, बहुत कर्मठता, बहुत ईमानदारी और बड़ी ऊंची सोच का होना बहुत जरूरी है, जो कि प्रज्वल में हम और आप सभी जानते हैं। ये सारे गुण में रहते हैं। प्रज्वल जी, आप जब कॉलेज का समय होता है, जब पढ़ने का समय होता है, जब मस्ती करने का समय होता है, आप ऐसे समय में समाज सेवा में उतर करके राजनीति के क्षेत्र में कदम रखती हैं और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखती हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे युवा पंचायत समिति की चेयरपर्सन बनती है। ये कैसे संभव हुआ और कैसा अनुभव आप इसको अपना मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने बीच बुलाने के लिए। और बात की आपने कॉलेज की जो पढ़ाई और सब, वो मैं कर चुकी थी। उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल में भी काम किया एज ए न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर, और मेरी वकालत की पढ़ाई में एडमिशन हो चुका था। साथ ही छात्र राजनीति से कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थी, तो वहाँ से एक राजनीति की इच्छा जो थी जागी, और स्कूल कॉलेज से हर सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहना, तो एक बहुत अच्छा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं किसी के काम आ पा रही हूँ। तो इसी बीच छात्र राजनीति से और आगे बढ़ती गई इच्छाएं, शौक एक था, समाज सेवा को करने की जो इच्छा थी वो बढ़ती गई। और इसी बीच में पंचायत चुनाव आए, तो मुझे लगा कि मेरी इच्छा है राजनीति की ओर जाने की, तो क्यों ना लोकतंत्र के पहले स्तंभ पंचायती राज से ग्राउंड लेवल पे शुरुआत करनी चाहिए। और मैंने सोचा था कि पता नहीं मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े धुरंधर मैदान में होते हैं, परंतु मेरे घर परिवार और आसपास के लोगों ने, जब मैंने जिनसे बात की, और जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने खुद से मुझे बुलाया कि आप आइए और चुनाव लड़िए। मैंने उनसे कहा कि मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। फिर मुझे लगा कि जब इच्छा है तो शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं तो एक उम्र, मैं 21 साल की थी तो चुनाव लड़ने की एक उम्र जो है, आप लड़ सकते थे 21 साल से। तो मुझे लगा कि देखिए, जिस फील्ड में मुझे आगे जाना है, इच्छा है, तो उसकी शुरुआत अभी से करनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, हार जीत भी होगी, पर शुरुआत ना करें तो ये तो गलत है जी। तो मैंने शुरुआत की, पर जब मैं लोगों के बीच गई, लोगों ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया वो बहुत ही देखने लायक था। मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना प्यार और इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और बहुत ही अच्छा, अगर मैं अनुभव की बात आपने पूछी, तो बहुत ही एक शानदार अनुभव रहा, जिसको मैं कह सकती हूँ कि मैंने वो सब सीखा कि शायद ही किसी को ज़िंदगी में ये सब सीखने का मौका मिलता होगा, और वो भी इस उम्र में। जी बस्टा जी, आपको लोगों का स्नेह मिला तभी आप जीत पाए, और शायद ये चीज़ सरकार को भी मालूम थी, या जो आपकी पार्टी के भी लोग रहे होंगे उनको भी पता थी कि आपने जो कॉलेज के समय से एबीवीपी के माध्यम से या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपना एक जो रुतबा बनाया था, उसका भी आपको लाभ मिला होगा। लेकिन अब आपके 5 साल पूरे होते हैं, वो प्यार, वो स्नेह क्या एंटी इनकम्बेंसी के रूप में बदले हैं, या अभी भी वो प्यार और स्नेह जो लोगों का है वो बरकरार है आपके सामाजिक कार्यों के कारण?
देखिए आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही हर चीज़ की एक सकारात्मक नकारात्मक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। कहीं ना कहीं आज तक अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, बहुत कम, पर वो कभी भी मेरे काम को लेकर नहीं आई। जो भी अगर समाज में कोई वो आई है तो वो एक राजनीतिक जो कुछ पक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं, उनकी जो एक टिप्पणियाँ होती हैं वही आई है। ऐसा कोई नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी बोले। और मैं आज भी देखती हूँ कि लोगों के बीच जाती हूँ तो वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही स्नेह। और अभी तो 5 साल पूरे होने वाले, तो अभी तो चुनाव आने वाले हैं और लोग अभी से पूछे आप क्या लड़ रहे हैं, आपको यहाँ नहीं यहाँ लड़ना चाहिए, आपको यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि लोगों का प्यार मेरे प्रति और ज़्यादा बढ़ता तो गया। क्या निर्णय ले रहे हैं आपकी, कहाँ लड़ना चाहिए? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और अभी कुछ दिन बाकी है, देखते हैं क्या होता है। पर अगर मैं अभी फ़िलहाल आपको बताऊं तो अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। और बाकी जैसा मेरे घर गांव और मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी तो उसी तरह से निर्णय लूँगी। जी, कभी भी कोई भी चुनाव में आता है, छोटे चुनाव से बड़े चुनाव तक, तो एजेंडा हमेशा सामाजिक विकास का रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जिस स्तर पर काम किया है उस स्तर पर किन किन समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ा और कहाँ तक उनको सॉल्व करने में, उसके समाधान में आप कामयाब हुई हैं? देखिए, जब आप किसी जिम्मेदारी को लेते हैं, हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि आपके पास जो काम है आप उस सबको पूरा कर पाओ, कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो मैंने अपने से पूरी कोशिश की और हाल ही में कुछ लोग हो गए कि जो मेरे पास आए और मैंने उनके काम को ना किया हो। और रही बात जो एक सामाजिक कार्य की है, तो वो एक पंचायत समिति अध्यक्ष के तौर पे जो मेरी पावर थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, उससे भी बढ़कर मैंने कोशिश की हमेशा करने की और कुछ स्तर पर किया भी। परंतु जहाँ तक बात है एक ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो जो गवर्नमेंट से हमें फंडिंग और वो सब रहता है, उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि बहुत आपको ग्राम स्तर पे, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद और ऊपर आपके ऊपर एमएलए, फिर और लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो एक आपका तालमेल नहीं बन पाता है। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हमेशा आती है। और बाकी अदरवाइज़ मैंने उन कामों को छोड़कर जो ये परसों से आए हैं कि ये सड़क बनाना, रास्ते बनाना, दीवार लगाओ, ये सब चीज़ों से छोड़कर थोड़ा डिफरेंट जो मैंने कोशिश की थी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको मंच प्रदान करना, उनको अवेयर करना नई चीज़ों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके ड्यूटी अधिकारों के बारे में कि आप क्या कर सकती है एक महिला के, जो एक महिला होकर मैंने देखा। और थोड़ा सा गर्ल्स एजुकेशन और हेल्थ को लेकर मैंने डिफरेंट सा थोड़ा जो अपने क्षेत्र में काम किया है। प्रज्वल जी, ये बात आपकी गौर करने लायक है कि पंचायतों में अब सारा का सारा बजट एक तरह से देखा जाए तो पंचायत केंद्रित है और भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी स्पष्ट कह चुके हैं कि अब सारा ऑनलाइन लेन देन होगा। ऐसे में विकास की जो परिभाषा है उसको बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मैं प्रधान हूँ या मैं बीडीसी में हूँ या मैं ज़िला परिषद में हूँ तो मेरा जो आना है वो मैंने जो पैसा पंचायत में मुझे किसी भी तरह से प्राप्त हो रहा है, सांसद निधि है, एमएलए की निधि है, उस पैसे को खर्च करना है, गवर्नमेंट के पैसे को खर्च करना है। आप कह रहे हैं कि मैं इससे थोड़ा इतर, मैं एक इनिशिएटिव के रूप में काम को लेती हूँ, कोई प्रयास मैं नया शुरू कर पाऊँ। आपने उसमें प्रयास किया कि महिलाओं को वो मौका मिले, उनको भी कुछ आगे लिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि आपके इतने कम उम्र में चेयरपर्सन बनने के बाद बहुत सी लड़कियां, बहुत सी युवतियां या बहुत सी महिलाएं अब चुनाव मैदान में खुद को भी देख रही होंगी? बिल्कुल लगता है। और मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो युवाओं को, महिलाओं को हर जगह पे कहीं ना कहीं युवा और महिलाओं की आवाज़ हर जगह पे आ रही है। और मुझे बहुत अच्छा देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं 2-4 जो मुझसे भी प्रेरित होकर आगे आए हैं। और मैं कहीं भी महिलाओं के किसी भी कार्यक्रम में जाती थी तो मैं उन्हें हमेशा से ये कहती थी कि अगर इस बार नहीं अगली बार आप आइए, हार जीत एक अलग पहलू है, आप मैदान में तो आइए और ये मत सोचिए कि आप एक महिला हैं तो आप नहीं ये कर सकती है। और दूसरा कि महिलाओं के लिए तो अभी 50% जो रिजर्वेशन है उसके साथ साथ और भी अच्छा एक मौका महिलाओं को मिला है। बस्टा जी, ये रिजर्वेशन से ही आपकी बात को मैं यहाँ पे रोकते हुए बोलता हूँ कि 50, अब आधी आबादी 50% पे है
लेकिन आप जैसे युवा भी हैं जो अगर देखा जाए तो बहुत आगे हैं और उसके लिए आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या रिजर्वेशन पर ही महिला लड़ेगी या रिजर्वेशन में ओपन सीट जिसको कहा जाता है, तो गांव में इतनी लड़ाइयाँ पैदा हो जाती भी ओपन सीट है, महिला क्यों लड़ेगी, इससे कोई जेंट्स ही लड़ेगा। क्या ये कौन सी अवधारणा है? क्या महिला का एक महिला को एक जगह में रोक दिया गया है इस बात के लिए, या वो कहीं भी अपने हुनर को आगे ला करके अपने आगे बढ़ सकती है? आप क्या मानती हैं 5 साल के अनुभव के बाद? देखिए, बिल्कुल महिला अपने हुनर को आगे लाकर किसी भी फील्ड में आगे आ सकती है और कहीं पर भी चुनाव लड़ सकती है। परंतु आपसे थोड़ा सा मैं इस बात पे कहना चाहूँगी कि जब से ये 50% रिजर्वेशन आया तो महिलाओं को बहुत मौका मिल रहा है और पुरुषों को कहीं ना कहीं बहुत कम एक जगह चुनाव लड़ने के लिए बची है। बहुत रेयरली अभी इस बार का रोस्टर में मैंने देखा तो जिला परिषद में कुछ है, कुछ बीडीसी में है और कुछ प्रधान में है। बाकी आप देखेंगे तो महिलाओं को है, पर फिर उसमें भी कैटेगरी है, कोई आरक्षित है महिला कैटेगरी किसी उस पे ओबीसी के लिए या दूसरे उसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आरक्षण की ज़रूरत नहीं है महिलाओं को, परंतु फिर भी महिलाओं को ये बताने के लिए कि आप आगे आ सकती है, आप कुछ भी कर सकती है, किसी भी सीट पर लड़ सकती है, उन्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्हें शुरुआत करनी होगी। और वो शुरुआत एक जो रिजर्वेशन मिली है उसमें महिलाओं ने शुरुआत की है। और बहुत सी ऐसी भी आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो ओपन से भी लड़की आई है, हिमाचल में भी डिफरेंट जगहों पे। तो ऐसा नहीं है, जब महिला एक सीट पे क्या है कि वहाँ महिला लड़ सकती है, जब उसे खड़ा करेगी कि नहीं आपको लड़ना है, जब वो वहाँ लड़के अनुभव प्राप्त करेगी तब वो देखेंगी कि नहीं मैं वहाँ भी लड़ सकती हूँ। तो ऐसे आगे जब महिलाएं सोच कर चलती रहेगी तो वो कल को ओपन में भी लड़ेगी। और थोड़ा सा जो एक माइंडसेट जो आप बात कर रहे हो कि इसमें ओपन में भी महिला लड़े, वो एक लोगों का माइंडसेट है, वो महिला का नहीं है। वो जो पुरुषों का माइंडसेट है कि अरे देखो जी ओपन में भी, मैं अपनी बात बताती हूँ, अभी हमारी सीट जो जिला परिषद की है वो ओपन है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल है कि रिजर्व में भी तुम लोग लड़ोगे, ओपन में भी तुम लोग लड़ोगे। तो वो थोड़ा सा ये एक लोगों की धारणा है, इसे हमें बदलना है। और ये हम बदल पाएंगे जब हम रिजर्व जो महिला सीट है उस पर लड़कर आगे आके काम करके दिखाएंगे, तो फिर जो समाज है वो देखेगा कि नहीं जब वहाँ कर सकती है तो यहाँ भी महिला कर सकती है। महिलाओं को इसमें आपसे एक प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि प्रज्वला जी इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता है कि पंचायतों में, बहुत सी पंचायतों में, गांव में महिला जो प्रधान होती है उनके पति की कुर्सी उनके साथ ही लगती है। लेवल पर ये आरोप लगते हैं कि महिला का पति ही पंचायत को चलाता है। तो ये कहीं ना कहीं रोक लगने की इसलिए आवश्यकता है कि महिला का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। वुमेन एम्पावरमेंट, आज स्किल डेवलपमेंट की जरूरत सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो गांव के स्तर पर है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके साथ युवा मंडलों का बड़ा साथ रहा है, जैसा हम जान पाए और समझ पाए हैं। तो युवा मंडलों के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या है? क्योंकि युवा मंडल गांव के स्तर पे बेहतरीन कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं वो जो जिस सामाजिक निर्माण के ताने बाने को हम बुनना चाहते हैं उसमें उनका एक रोल है। क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मेरी कोई पर्टिकुलर ऐसी प्लानिंग नहीं है, मैं आपको बताऊं। और युवा मंडल और खासकर एक और मैं जोड़ना चाहूँगी महिला मंडल, इन दोनों का बहुत सहयोग मेरे लिए रहा है हमेशा से। और हर काम में महिलाओं के लिए तो हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी अपने वहाँ किया था, युवाओं के लिए सोचा था, परंतु वो कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए। मैं अगर अपने आप योजना की बात की तो मैं बस एक ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जिस तरह से हमने महिला मंडल को अवेयर किया, उनको एक नया मंच प्रदान करने के लिए हमने उन्हें इकट्ठा करके उन्हें उनके लिए कार्यक्रम करवाए, उन्हें हर जगह पे आगे ले जाकर उन्हें बताया कि आप भी ये कर सकती हैं। ऐसे ही हमें युवाओं को भी गांव के स्तर से, आप देख रहे युवक मंडल नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सरकार की नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो आई है, आप देखिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, वो युवाओं के लिए तो है। ऐसी योजनाओं में चाहती हूँ कि वो योजनाएं के बारे में हम युवाओं को बताएं और उनको बताएं कि आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए और अपने नए नए स्टार्टअप को शुरू करके आप काम कीजिए। तो मैं सरकार की इन योजनाओं को ही आगे उन तक बढ़ाएंगे और जो भी हम अपनी ओर से सहयोग कर पाएंगे उसमें सहयोग करेंगे। ये ही फिलहाल मेरी योजना है। बस्ता जी, इसकी आवश्यकता भी है कि ग्रामीण स्तर पर वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अगर युवा स्वरोजगार के लिए वहीं पे कार्य करें तो कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी की समस्या से निपट सकते हैं। बस्ता जी, आपका अनुभव प्रदेश के बाहर देश भर में रहा, आपने प्रदेश का नेतृत्व भी किया।
लेकिन आपने देश का नेतृत्व भी विदेशों में किया हुआ है, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत कुछ नया सीखने को, जो एक कहते हैं ना कि जहाँ मैं स्कूलिंग मेरी गांव में हुई, गांव में रहे, पहली बार मैं शिमला भी अपनी कॉलेज की एडमिशन के लिए आई थी और फिर मुझे ऐसा लगता था 4000 लड़कियों का कॉलेज है, पता नहीं मुझे कोई पहचान पाएगा कि नहीं, क्योंकि गांव में तो एक लोकल स्तर पे टीचर सब जानते थे, आपकी बात को सुनते थे। परंतु धीरे धीरे वो जगह बनाई, टीचरों का भी बहुत मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद स्नेह मिला, बच्चों साथ में अपनी सखी सहेलियों का, और उसके बाद छात्र राजनीति। और ये तो वैसे ही जब मैंने पहली बार यहाँ से बाहर देश में और फिर विदेश में जब गई, तो मैंने आसपास अपने जो मेरे साथ में रिप्रेजेंटेटिव और थे इंडिया से, तो मैंने देखा कि जहाँ से वो हम सोचना ख़त्म करते, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पढ़कर आए हैं, तो जब उनसे मिलना, बातचीत और जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक बहुत ही एक अलग सा अनुभव था। और दूसरा, एक सबसे बड़ी एक गौरवान्वित बात थी कि मुझे अपने प्रदेश के साथ साथ देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और जहाँ भी मैं जाती हूँ तो मेरे एक छोटे से मेरे गांव और मेरे क्षेत्र जुब्बल नावरकोट खाई का वह नाम आता है। तो गर्व की बात मेरे लिए हमेशा रही कि हिमाचल के साथ साथ मेरे एक छोटे से गाँव के साथ साथ देश का नाम, जब मैं कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ तो कहा जाता है कि ये देखिए भारत से, एक इंडिया से ये आए हैं। तो बहुत ही एक डिफरेंट अनुभव रहा। बस्ता जी, बहुत बड़ा अनुभव है, और अनुभव के साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी आधी आबादी के लिए भी, हमारी युवतियों के लिए भी, हमारे युवकों के लिए भी, और हमारे सभी युवाओं के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बड़े गर्व की बात है। और जहाँ तो आपका कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, वहाँ तो गौरवान्वित सबको होना ही चाहिए। आप राष्ट्रीय राजनीति में भी कदम रख चुकी हैं। आप ये इतनी कम उम्र में आप यहाँ से युवा मोर्चा की सदस्य हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते हुए भी कुछ विचार बना है आगे कि आप यहीं पे अब काम करेंगी या राष्ट्रीय स्तर पर जाने की इच्छा है? क्या सोचती हैं राष्ट्रीय स्तर पे, कहाँ देखती हैं खुद को? देखिए, जिस संगठन के साथ मैं जुड़ी हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं हिमाचल में काम करूं, मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम करूं, संगठन का काम है। मुझे पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पे मौका मिला, बहुत अच्छा एक अनुभव रहा, बहुत नई चीज़ें, संगठन का काम सीखने को मिला। और मुझे प्रदेश स्तर में मौका मिलता है तो मैं यहाँ भी काम उसी तरह से करूँगी जैसे मैंने वहाँ किया, और बहुत और अच्छे तरीके से। मुझे राष्ट्रीय स्तर में मौका मिलता है, ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ अभी टीम का बनना अभी बाकी है। तो देखते हैं मुझे, मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है और संगठन मुझे किस लायक समझता है। तो जहाँ भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, वहाँ एक नया अनुभव, जो मेरा अभी आज तक का अनुभव है पंचायती राज का और जो अभी तक संगठन का और ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस अनुभव के साथ में अपना बेस्ट दे पाऊं। और बाकी संगठन पे है, जहां वो मुझे रखना चाहेगा वहां पे रह के मैं काम करूंगी। जी, आप बस्ता जी हिमाचल प्लानिंग बोर्ड की सदस्य भी हैं, तो क्या अनुभव रहे, या अभी किस तरह की भावी योजनाएं आपकी प्रदेश के लिए, कुछ उसमें रह कर के आप कर पाएँ? देखिए, अभी प्लानिंग के जो बोर्ड में मुझे सदस्य बनाया, और मैं उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ संगठन का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स, हमारे सब MLAs, मिनिस्टर और MPs के बीच में मुझे एक जगह दी। तो वहाँ पर जब प्रदेश की योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, बात रखी जाती है, तो हमसे भी पूछा जाता है। तो एक युवा होने के नाते जो हमारे अनुभव है, या हमें लगता है कि प्रदेश में ये ज़रूरतें हैं, या इस योजना में ये बदलाव, या ये हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। और मीटिंग में 1-2 बार जो मीटिंग हुई है उसमें मैंने बात भी की, और मुख्यमंत्री जी और लोगों ने मेरे आइडियाज़ को सराहा भी। और बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं ना कहीं प्रदेश के काम में, सरकार का या समाज में किसी भी क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। बस्ता जी, प्लानिंग बोर्ड में हम ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप युवाओं के लिए युवा नीति पर कुछ करें, क्योंकि जब भी हम युवाओं से बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो युवा बोर्ड काम कर रहे हैं, जो युवा नीति है, पॉलिसी है, वो ना के बराबर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की दरकार है जो युवाओं को आगे ले जा सके। तो ये जब आप प्लानिंग बोर्ड में हो और सरकार के सीधे सरकार के संपर्क में हो और एक अच्छी स्थान पे आप आज उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद बनती भी है। मैं आखिर में आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल करता हूँ। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ कि हाँ, हम ज़रूर, मैं आपने जो बात कही युवाओं के ओर से, मैं इसको ज़रूर जब मौका मिलेगा जिस भी मंच पर मैं ज़रूर कहूँगी। और सरकार की नई नई युवाओं को लेकर नीतियाँ आ रही हैं,
कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। परंतु मैं युवाओं को एक बात कहना चाहूँगी कि उन्हें भी आगे आकर जानकारी लेनी चाहिए कि क्या उनके लिए सरकार की ओर से नीतियाँ आई है, उसका किस स्तर पे वो किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ। राजनीति में राज्य स्तर पर भी आप हैं और अब राष्ट्रीय राजनीति में भी आप कदम रखी रही हैं। राजनीति में आप जन सेवा के लिए है या करियर के लिए? देखिए, करियर तो मैं आपको बताऊं तो मेरा वकालत में बहुत अच्छा करियर शुरू हो चुका है और अच्छी वकालत कर रही हूं। समाज सेवा के क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में आप जाते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपके करियर के साथ एक जुड़ता है। परंतु ये नहीं है कि हम राजनीति को एज ए करियर के रूप में लें, क्योंकि करियर तो होता है कि जिसमें आप अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में आप नहीं बता सकते कि कब आप ऊपर जा सकते हैं और कब नीचे आ सकते हैं, परंतु आप एक भावना के साथ काम करते रहिए और जब आप मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, वो कोई भी काम हो, राजनीति हो या कोई और क्षेत्र हो। तो मैं इसको जन सेवा, एक समाज सेवा के उस पर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है समाज सेवा का। जिसे कहते हैं बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर बट एज पैशन आई एम अ पॉलिटिशियन। मैं अपने आप को ये मानती हूँ। तो एक जन सेवा की भावना से ही, समाज के लिए कुछ करने की भावना से मैं इस क्षेत्र में हूँ और इसी उससे मैं आगे काम कर रही हूँ। तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आज अगर जिस स्तर पे हूँ, अभी चुनाव आने वाले, नहीं पता कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं, और फिर मैं कुछ ही दिनों में एक्स चेयरपर्सन बन जाऊँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैं फिर भी इसी तरह से लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करूँगी और लोगों के लिए काम करूँगी। बहुत बढ़िया। प्रज्वला जी, आप आज हमारे इस स्टूडियो में आई और हमसे बात भी की और बहुत सारे आपसे हम चर्चा, हमारे दर्शकों को एक तरह से इंतज़ार में भी थी कि आपसे कुछ बहुत सारी जानकारियाँ भी, क्योंकि आप एक बहुत प्रसिद्ध शख्सियत है और एक उदाहरण है सबके लिए। तो आप आज समय निकाल करके हमारे दर्शकों से रूबरू हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया, आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये थी प्रज्वल बस्टा। प्रज्वल बस्टा ने आज बात की कि वो क्यों बहुत कम उम्र में राजनीति में प्रवेश कर गई और उसके बाद उनका जो करियर है वो राजनीति नहीं है, जनसेवा उनका ध्येय है राजनीति में आने का। तो इसके साथ साथ आज आपने बहुत सारी और भी जानकारियाँ उनसे हासिल की हैं। उम्मीद ये है कि द रीव टाइम्स के माध्यम से आप ज़रूर इस प्रयास को सराहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।